सिलेबस बता दिए हैं क्या सर? क्लियर है एकदम सिलेबस? क्लियर एकदम सिलेबस है ना? तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि नहीं? सिलेबस ओके है एकदम? आपको बता देता हूँ, 5 चरण में एग्जाम होना है। पीएचटी हो गया है आपका 6 जनवरी 6 फरवरी तक। पीएचटी दे दिए होंगे आप। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की कहानी है। उसके बाद क्या होगा? मुख्य परीक्षा की कहानी है। फिर उसके बाद क्या होना है? शारीरिक दक्षता, मतलब वो सिंपल सी बात है, आपका फिजिकल होगा। और फिजिकल के बाद क्या होने वाला है आपका? इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको सर बता दिए होंगे, प्रारंभिक परीक्षा से 20 गुना लोग जाएंगे क्या देने? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा से 5 गुना लोग देंगे क्या? फिजिकल देंगे। और उसके बाद जिसका भी 30% अंक आता है किसमें? फिजिकल में, मतलब 96 होता है, क्योंकि 12 के उसमें आता है नंबर। तो उसमें बाद वो कहाँ जाएंगे? वो सब साक्षात्कार देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बता दिए होंगे ना? क्लियर है ना मामला एकदम, कि कोई दिक्कत है उसमें? 5 चरण बता दिए ना आपको? हाँ, ठीक। 5 चरण आपको बता दिए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट, फिर अपना सिलेबस चालू करते हैं। हम क्या पढ़ाएंगे आपको बता देंगे। पहला अगर चरण की अगर बात करते हैं तो पहला चरण है शारीरिक नाप जोक। नाप जोक की कहानी है। ठीक, शारीरिक नाप जोक है। ठीक। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा है आपका कौन सा? प्रारंभिक परीक्षा। ये बताया है ना सर पूरा? ठीक है। ये अगला है आपका कौन सा? मुख्य परीक्षा। ठीक। उसके बाद है आपके फिजिकल की कहानी है सर, फिजिकल। और उसके बाद क्या है आपका? साक्षात्कार, इंटरव्यू की कहानी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 5 चरणों में होना है सर। शारीरिक नाप जोक होने वाला है, वो तो हो चुका है आपका 6 जनवरी से कहाँ तक? 6 फरवरी तक। प्रारंभिक परीक्षा की कहानी है, ये होगा। मुख्य परीक्षा की कहानी है, फिजिकल की कहानी है, और साक्षात्कार इंटरव्यू की कहानी है। ठीक है गौटिया? तो ये आपका हो गया है पहला चरण। एसआई की अगर बात करते हैं तो 5 चरणों में एग्जाम होना है। तो 5 चरणों की अगर बात करते हैं तो अभी एक चरण हो चुका है सर, अभी खत्म हुआ है फरवरी में। तो जो दूसरा चरण है वो कौन सा है? प्रारंभिक परीक्षा। जितने लोग भी क्या निकाले हैं? पीएचटी निकाले हैं। पीएचटी की कहानी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं इसको। ये जितने लोग भी निकाले हैं वो सब क्या देंगे? प्रारंभिक परीक्षा। जितने लोग प्रारंभिक परीक्षा देंगे, तो जितना भी पद है उस पद के 20 गुना लोग, जो पद है उसके कितने गुना लोग? 20 गुना लोग क्या देंगे? मुख्य परीक्षा। और जितने लोग मुख्य परीक्षा दिए हैं सर, तो उसमें से जो पद हैं उसके कितने गुना लोग? 5 गुना लोग क्या देंगे? फिजिकल देंगे। और फिजिकल की अगर बात करते हैं तो टोटल कितने अंक हैं फिजिकल? 300 अंक का है। और 300 अंक में कितने अंक लाने हैं आपको? 30% अंक। लेकिन जो ये फिजिकल होने वाला है, कितने प्रकार का फिजिकल है सर इसमें? 5 प्रकार का। 1500 दौड़ है, 100 मीटर दौड़ है, और लंबी कूद, ऊंची कूद, और गोला फेंको। तो ये सब 60-60 नंबर के हैं। लेकिन जो नंबर मिलता है वो 12 के पेयर में मिलता है, 12, 24, 36, 48 और 60। तो आपका 30% अंक 90 होता है। तो 90 में तो आएगा ही नहीं किसी भी स्थिति में। या तो आएगा, कितना आएगा? 84, या तो कितना आएगा? 96। तो आपको कितना लाना पड़ेगा? 96 लाना पड़ेगा। कितना लाना है? 96। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कितना लाना होगा आपको? 96। 96 नंबर जिसका जिसका आएगा वो सब क्या देंगे? इंटरव्यू देंगे। और उसके बाद जो मुख्य परीक्षा में है सर उसका नंबर, फिजिकल में है उसका नंबर, और साक्षात्कार की अगर बात करते हैं तो कितने नंबर का होना है? ये 100 अंक का होना है। तो टोटल अगर बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, अगर बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपके समानता कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। एक पेपर कितने अंक का है? 200। तो 3 पेपर कितने का हो गया? 600 का। तो 600 अंक के ये होंगे। और 300 अंक के क्या आने होने वाले हैं? फिजिकल। और 100 अंक के क्या होने वाले हैं? इंटरव्यू। टोटल कितना हो गया? 1000। तो 1000 अंक के पेपर होंगे जो काउंट होगा सर। और 1000 अंक में जितना आप ज्यादा लाओगे वो आपके लिए क्या है? बेनिफिट है। वो चाहे वो मुख्य परीक्षा में ज्यादा ला लो, चाहे आप किस में ला लो, फिजिकल में ला लो, या तो किस में ला लो? इंटरव्यू में ला लो। तो 1000 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होंगे, और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा सर। ये कहानी है किसका? एसआई सब इंस्पेक्टर की कहानी है। उसके बाद जो आता है आपका साइबर क्राइम वाला और अंकुल चिन्ह वाला, उसका तो सिलेबस अलग ही है। ठीक है। टोटल 5 पेपर है मुख्य परीक्षा में। जो सामान्यतः जो सूबेदार, सब इंस्पेक्टर है, स्पेशल ब्रांच है, उसके प्लाटून कमांडर हैं, उनके लिए आपको कितने पेपर देना है मुख्य परीक्षा में? 3 पेपर है। एक कौन सा है? भाषा का है, और एक कौन सा है? सामान्य अध्ययन का है, और एक कौन सा है? एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैथ्स और रीजनिंग की कहानी है। तो ये सर आपको पूरा बता दिए होंगे, मैं इसलिए उसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं सर। मैं जो पढ़ाना चाहूंगा वो आपका सिलेबस में आपको बताऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको।
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चरण है उसकी कहानी मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ बस शॉर्टकट, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आप डिस्कस किए होंगे, अभी सर बताए होंगे आपको। तो ये तो हो गया है आपका, ये होने वाला है। और अभी जो बैच में आप आए हैं इसमें इन दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि आपको सर बताए भी होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में है सर, वही आपको सिलेबस देखने को कहाँ मिलता है, मुख्य परीक्षा में देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। और बाकी आपको सेम आपको देखने को मिलता है कहाँ, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों परीक्षा वस्तुनिष्ठ होंगे सर, वस्तुनिष्ठ होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के विकल्प आधार पर परीक्षा होंगे, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा। एक प्रश्न होगा, उन प्रश्नों के कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं चाहे वो मुख्य परीक्षा की बात करूं मैं, वो दोनों किस आधार पर होने वाले हैं, तो दोनों होने वाले हैं किस आधार पर, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होने वाले हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पेपर जो होगा सर वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और अभी तक अगर बात करते हैं तो माइनस मार्किंग का कोई उल्लेख अभी नहीं किया गया है। अभी का जो नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर के बारे में, तो माइनस मार्किंग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा है उसमें अगर बात करते हैं तो एक प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं, 3 अंक। तो टोटल कितने प्रश्न आने हैं प्रारंभिक परीक्षा में, 100 प्रश्न आने वाले हैं। और टोटल अंक की अगर बात करते हैं तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे जी, 300 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 300 अंक हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया है, किसके बारे में, माइनस मार्किंग के बारे में, ऋणात्मक के बारे में, कितना माइनस होगा गलत होने पर, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा अभी। क्योंकि आपके अधिसूचना जो निकला है उसमें कोई इसका उल्लेख नहीं है। जो पुराना एसआई का पेपर हुआ है सर अभी लेटेस्ट, वो लिया था व्यापम, अभी कौन लेने वाला है, पीएससी लेने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सर। कोई दिक्कत, सिलेबस एकदम क्लियर है ना, क्योंकि सिलेबस क्लियर होना जरूरी है सर। कौन से पेपर में कितना अंक आना है, क्या आना है, वो होना जरूरी है। वही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको तैयारी करना है सर, तो वो जानना जरूरी है। क्योंकि सिलेबस आपको नहीं पता होगा तो तैयारी में दिक्कत होगा। जैसे अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, तो प्रारंभिक परीक्षा की जब बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की कहानी समझिए सर। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का, तो ध्यान रखना प्रारंभिक परीक्षा में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो वेटेज है सर वो है किसका, भारत का सामान्य अध्ययन का। बताए होंगे सर आपको, किसका है, भारत का सामान्य अध्ययन। कितने प्रश्न आने वाले हैं जी भारत के सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न हैं, 35 प्रश्न। और अंक की बात करेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, वो 105 अंक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं सर तो उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का कौन सा अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन की कहानी है। और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की अगर बात करते हैं तो कितने प्रश्न आने वाले हैं, 25 प्रश्न आने वाले हैं। और अंक की बात करेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 75 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, ये 75 अंक। उसके बाद है सर सामान्य गणित की कहानी है। सामान्य गणित के कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। और अंक का अगर बात करेंगे कितने अंक हो जाएंगे, ये 30 अंक। वहीं सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता की कहानी है। और सामान्य मानसिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो कितने प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न। कितने अंक के हो जाएंगे, 30 अंक के। उसी बात करते हैं सामान्य हिंदी की कहानी है सर। सामान्य हिंदी मतलब हिंदी भाषा की कहानी है, सामान्य हिंदी। इसके भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 10 प्रश्न। और अंक की बात करते हैं तो कितने अंक हो जाएंगे, वो 30 अंक। और उसके बाद है सर सामान्य अंग्रेजी भाषा। सामान्य कौन सी भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा की कहानी है। और सामान्य अंग्रेजी भाषा की अगर बात करते हैं तो कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न है। और कितने अंक हो जाएंगे इसके, 15 अंक की कहानी है। एक और छूट गया, कौन सा है, हाँ अगला है सर सामान्य कंप्यूटर की कहानी। सामान्य कंप्यूटर। और सामान्य कंप्यूटर भी कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न है गौंटिया। और 5 प्रश्न मतलब कितने अंक हो गए, 15 अंक के हो गए। ये है सिलेबस किसका, प्रारंभिक परीक्षा का। प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस की अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ये है गौंटिया।
ठीक, अगर ध्यान रखना है भारत का सामान्य अध्ययन का सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें। कितने प्रश्न हैं? 35 प्रश्न आने हैं। और अंक की अगर बात करेंगे तो अंक कितने हैं आपके? 105 अंक की कहानी है। कितने अंक की कहानी है? 105। ये है सिलेबस आपका किसका? सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा का, जो प्रीलिम्स होने वाला है उसका सिलेबस है सर ये। ठीक, अगर बात करें तो यही सिलेबस बता दिया गया है कि हम भारत के सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न पूछेंगे, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछेंगे, सामान्य गणित से 10, सामान्य मानसिक योग्यता से 10, सामान्य हिंदी से 10, सामान्य अंग्रेजी भाषा से 5 और सामान्य कंप्यूटर से कितने? 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। ये पहले से क्लियर कर दिया गया आपको। और अंक के आधार में अगर बात करते हैं तो टोटल ये अगर बात करते हैं तो ये टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? 100 प्रश्न। और अंक की अगर बात करते हैं तो अंक कितने हो जाएंगे? 300 अंक हो जाएंगे। गौटिया कितने अंक हो जाएंगे? 300 अंक। ये है सिलेबस। अब भारत के सामान्य अध्ययन की जब बात करते हैं तो भारत के सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा ये पहले भी बता दिया गया है सर। भारत के सामान्य अध्ययन में बताया गया हम प्रश्न पूछेंगे किससे? भारतीय इतिहास से। हम किससे प्रश्न पूछेंगे बताया गया इसमें? भारतीय इतिहास से। फिर उसके बाद बताया गया सर भारत का भूगोल, भारत का भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा, ये बताया गया है। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बताया गया है, या इसी को आप भारतीय संविधान कहते हैं। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाने हैं, ये 35 प्रश्न इन सबसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण। उसके बाद बताया गया है भारत की कला संस्कृति एवं साहित्य, कला संस्कृति व साहित्य की कहानी है, इससे क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी में अगर बात करते हैं सर तो इसी में किससे प्रश्न पूछे जाने हैं? विज्ञान के प्रश्न पूछे जाने हैं। और उसमें विज्ञान में कितने हैं? 3 पार्ट हो गए। कौन कौन सा? एक हो गया आपका कौन सा? जीव विज्ञान, बायोलॉजी सुने होंगे आप लोग। एक हो गया केमिस्ट्री, रसायन की कहानी है। और एक आपका कौन सा? फिजिक्स, भौतिकी की कहानी है। इससे प्रश्न पूछे जाने हैं। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं इससे आगे की जानकारी और बात करते हैं तो इसी से समसामयिक घटना, समसामयिक घटना मतलब करेंट अफेयर से, तो ये टॉपिक बता दिया गया है। और इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाने बताया गया है? 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 35 प्रश्न, ये बता दिया गया है। और 35 प्रश्न का मतलब क्या हुआ सर? 105 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये पहले से क्लियर कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं जी, मैं अपना सिलेबस पढ़ाऊंगा, मुझे क्या पढ़ाना है मैं जहां तक जानता हूं सर बता दिए होंगे सब, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये सब बता दिए होंगे सर। जैसे बात करते हैं एसआई की कहानी का, तो मैं आपको बता दिया हूं सर ये सब इंस्पेक्टर का सिलेबस की कहानी है। और सब इंस्पेक्टर की जब बात करते हैं तो 5 चरण में एग्जाम होंगे, मैं आपको बता दिया हूं। 5 चरण में शारीरिक नापजोख की कहानी है, जिसको आप पीएसटी कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसका फुल फॉर्म, और ये हो चुका है अभी 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चला है। जितने लोग भी पीएचडी निकाले होंगे वो सब क्या देंगे? प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे। और 100 प्रश्न कितने अंक का होगा? 300 अंकों का होगा। और 300 अंक में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे सर, वैसे कितने गुना लोग पद के, जितने भी पद हैं उसके कितने गुना लोग? 20 गुना लोग क्या देंगे? मुख्य परीक्षा। और जितने लोग मुख्य परीक्षा देंगे उस मुख्य परीक्षा में देने वाले लोगों में जितने भी 5 गुना पद के 5 गुना लोग क्या देंगे? फिजिकल देंगे। क्या देंगे? फिजिकल। और फिजिकल हो जाएगा सर तो उसके बाद क्या होगा? तो फिजिकल होंगे आपके कितने नंबर के? 300 नंबर के, क्योंकि इसमें कितने इवेंट होते हैं? 5 इवेंट, 1500 मीटर, 100 मीटर, गोला फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद। और सब इवेंट के कितने कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं? 60-60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो 5 इवेंट के 60-60 नंबर के आधार पर कितने हो गए? 300 अंक। और 300 अंक में कितने परसेंट नंबर लाना अनिवार्य बताया गया है? 30% अंक। लेकिन 30% अंक 300 का होता है कितना? 90। लेकिन 90 नहीं आने वाला है। क्यों 90 नहीं आने वाला है? क्योंकि जो भी इवेंट करोगे आप उसमें आपको 12 के पेयर में नंबर मिलेगा, या तो 12 मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। 12, 24, 26, 12, 24, 36, 48 और 60। तो इस आधार पर या तो 12 सत्ते 84 होगा या 12 अट्ठे क्या होगा? 96 होगा। 90 नहीं होने वाला है। तो आपने लाना कितना है? 96 नंबर। कम से कम 96 लाओगे तब जितने लोग 96 लाएंगे वो सब क्या देंगे? इंटरव्यू, साक्षात्कार देंगे। और जितने लोग इंटरव्यू देंगे सर उसमें से फिर क्या होगा? तो फिर इंटरव्यू में जितना नंबर पाए हो आप
उसके बाद फिजिकल में जितना नंबर पाए हो आप और मुख्य परीक्षा में जितने नंबर पाए हो आप, टोटल नंबर होता है आपका 1000। 1000 में जितने नंबर आप लाओगे उस आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा और उस आधार पर आपका सिलेक्शन इस पद के लिए होगा सर। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की कहानी हम आपको बता दिए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की कहानी क्या होगी और किसमें सिलेबस क्या होने वाला है। और इस सिलेबस की कहानी की अगर बात करते हैं तो इस सिलेबस में हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था, या अगर बात करते हैं तो इसी को आप कहते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान की कहानी है सर, भारत का संविधान की कहानी है, यही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और भारत के संविधान से 8 से 10 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक, 8 से 10 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 8 से 10 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा की कहानी की अगर बात करते हैं तो टॉप 3 जो मैं लिखा हुआ हूं सर, ये भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल और भारत का संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था, ये 35 प्रश्न में ध्यान रखना 20 से लेकर 24 प्रश्न ये तीनों से आएंगे। 20 से लेकर कितने प्रश्न? 24 प्रश्न ये तीनों से ही आएंगे। हो सकता है कि तीनों का वेटेज कम या ज्यादा हो सकता है, हो सकता है कि 8-8 प्रश्न दे दे, हो सकता है कि भैया एक का 10 दे दे, दो का 6-6 दे दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेटेज की अगर कहानी की बात करते हैं तो ये तीनों का वेटेज आपका ज्यादा होता है, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान। ठीक, बाकी जो है सर इससे भी प्रश्न आएंगे, नहीं आएंगे नहीं बोल रहा हूं, बाकी तो और बचा ना, मैं 24 बोला हूं, बाकी और कितना बच गया है आपका? 6, 5, 11 प्रश्न और बच गए हैं। तो सबके एक एक, दो दो, तीन तीन प्रश्न आके वो समाप्त हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भैया ये तीनों को आपको अगर सब इंस्पेक्टर का प्रारंभिक परीक्षा में जो 35 प्रश्न है उसमें से अगर आपको ये वाला सेक्शन, भारत का सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन अगर मजबूत करना है तो ये तीनों आपका मजबूत होना जरूरी है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजें आपको कहां पढ़नी है? मुख्य परीक्षा में भी पढ़नी है। तो ज्यादा बेहतर है कि अभी से मुख्य परीक्षा जैसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। कि ऐसा तो नहीं करोगे ना कि सर मुख्य परीक्षा में भैया हमारे पास 100 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन के, तो उस समय ज्यादा पढ़ेंगे और इस समय कम पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पढ़ना तो आपको पूरा ही है, तो अभी से अच्छा पढ़ना प्रारंभ कर दो। तो अभी से जब अच्छा प्रारंभ करोगे तो प्रीलिम्स का तैयारी हो ही जाएगा और साथ ही साथ किसका हो जाएगा? मुख्य परीक्षा का। ये बात बहुत अच्छा हुआ इसमें कि दोनों वस्तुनिष्ठ है, आपको अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता है ही नहीं। प्रारंभिक परीक्षा में भी टिक लगाना है और मुख्य परीक्षा में भी क्या लगाना है? आपको टिक ही लगाना है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाने की परंपरा है सर इसमें। ठीक, तो और माइनस मार्किंग ऋणात्मक वाले कोई ऐसे प्रश्न अभी बताए नहीं गए हैं कि आप गलत लगाओगे ऋणात्मक हो जाएगा। बाकी जो व्यापम और पीएससी के जो है सर उसमें आपको ऋणात्मक वाली परंपरा चल ही रही है। जैसे व्यापम जो पेपर लेता है आप देखे होंगे, चाहे अमीन पटवारी दियो या मंडी उप निरीक्षक दोगे सर, तो उसमें एक सही होने पर कितने नंबर दिए जाते हैं? 1 अंक दिए जाते हैं। वही एक गलत हो गया सर तो सिंपल सी बात है 0.25 नंबर क्या कर लिए जाते हैं? कम कर लिए जाते हैं, आपसे काट लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपने सर 100 प्रश्न की पेपर था और 100 प्रश्न में आपने मान लो 80 प्रश्न बनाए हैं, व्यापम के 80 प्रश्न बनाए हैं, तो उस स्थिति में क्या होता था? तो उस स्थिति में क्या होता था, इस 80 प्रश्न में जरूरी नहीं है कि आपका सब सही हो। तो मान लेते हैं सही कितना हुआ है? 60 सही हुआ है, तो एक अंक के आधार पर कितने अंक मिलने हैं आपको? 60 अंक। और आपने गलत कितना कर दिया है? फिर 20 गलत कर दिए होंगे। तो 20 गलत कर दिए मतलब 0.25 नंबर एक प्रश्न के पीछे क्या होगा? कटेगा। तो इसको अगर इंटू करोगे तो कितना नंबर कट जाएगा सर? 4 नंबर। तो आपको मिलेगा कितना नंबर? 56 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 56 नंबर। क्योंकि व्यापम के पेपर पर एक गलत होने पर 0.25 नंबर कटते हैं, मतलब 4 आपने गलत कर दिया सर व्यापम के पेपर में तो कितना नंबर कट जाते हैं? 1 अंक माइनस कर दिए जाते हैं। वहीं अगर पीएससी का भी जो पेपर होता है आप देखे होंगे पीएससी का, अभी पीएससी की जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग है सर। एक सही होने पर 2 नंबर दिया जाता है, 2 अंक एक सही होने पर। और मान लो एक गलत कर दिया है आपने पीएससी के पेपर में तो 0.67 नंबर क्या कर लिए जाते हैं? कम कर दिए जाते हैं। तो जो पीएससी का पेपर होता है उसमें ज्यादा कटता है सर, ज्यादा नंबर मिलता है तो ज्यादा नंबर कटता भी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, पीएससी के पेपर में 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं। और व्यापम का जो पेपर होता है व्यापम, तो व्यापम के जो पेपर होते हैं उस व्यापम के पेपर में 1/4 नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी अगर कहानी की बात करते हैं तो अभी जो सब इंस्पेक्टर का जो अधिसूचना जारी हुआ है जिसमें आप फॉर्म पीएसटी दे के आए हैं उसमें अभी तक माइनस मार्किंग ऋणात्मक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, सामान्य अध्ययन की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा वेटेज जो है सर सामान्य अध्ययन में ये तीनों सब्जेक्ट का है।
भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसका जो प्रश्न है, संभावना होती है आएगा या तो नहीं आएगा। आता है तो दो तीन प्रश्न देखने को मिल जाता है, नहीं आता तो कई बार आता भी नहीं है। ठीक, साथ ही साथ पर्यावरण की कहानी है, पर्यावरण पढ़ेंगे आप, विज्ञान पढ़ेंगे, भारत का कला संस्कृति और साहित्य पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है सर, समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना है। और इन्हीं से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। जितना ये है आपका कौन सा भारत का समान अध्ययन, उतना ही आपका क्या है सर, छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन है। छत्तीसगढ़ बोलने में एक है सर, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ोगे आप, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति साहित्य पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ में प्रशासन पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटना पढ़ोगे, ये सब उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। जितना सिलेबस इसका है उतना ही सिलेबस किसका है, छत्तीसगढ़ का। बस अंतर यह है कि ये हमारे आसपास की चीजें हैं, तो इसको पढ़ने में समझने में मजा आता है। हमने जानता भैया शिवनाथ नदी यहां से ऐसे निकलता है और यहाँ डूब जाता है, वही महानदी की कहानी है, महानदी यहां से निकला यहाँ चलता है, तो आपको देखा हुआ चीज है तब तो अच्छा लगता है। तो वही चीज बता रहा हूं आपको, अगर आपको भारत के समान अध्ययन को मजबूत करना है तो ये तीनों मजबूत होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, और इसी को ये हम कहते हैं भारत का संविधान। 8 से 10 प्रश्न आने की संभावना रहती है इसमें, पिछले साल भी आया था 8 प्रश्न, इस साल भी आने की संभावना है। 8 प्रश्न मतलब 24 नंबर का कहानी है सर, ठीक है। और ये तीनों सिलेबस से कितने प्रश्न आने की संभावना होती है, 20 से 24, कभी हो सकता है 22 आ जाए, कभी 21 आ जाए, कभी 24 आ जाए, लगभग 25 प्रश्न इससे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये तीनों को मजबूत करना होगा, किसको किसको, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था। अगर ये तीनों मजबूत हो गया आपका तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होगा, क्योंकि भारत का समान अध्ययन और छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन को मिलाकर सेकंड पेपर बना है आपका भारत समान अध्ययन पेपर 2 मुख्य परीक्षा में, तो उसमें छत्तीसगढ़ और भारत के समान अध्ययन दोनों क्या हैं, शामिल हैं सर, ठीक। और एक भाषा का पेपर है जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की कहानी है, जिसमें बता दिया गया है कि हिंदी भाषा के कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 125, और अंग्रेजी भाषा के कितने, 75। वैसे ही मैथ्स और रीजनिंग की कहानी है, एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलता है और मैथ्स का कम देखने को मिला था लास्ट पेपर में। तो इस साल भी रीजनिंग का वेटेज क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सिलेबस की कहानी है सर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा में ये समान अध्ययन की कहानी, जिसमें भारत का संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था में पढ़ाऊंगा आपको, जिसका वेटेज 8 से 10 प्रश्नों का होगा सर, ठीक। कोई डाउट है सिलेबस में तो अभी भी पूछ लो सर, क्योंकि चरण आपको जानना जरूरी है, जब तक सिलेबस नहीं जानोगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो सिलेबस की पूरी कहानी है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कितने प्रश्न कहां से पूछे जाने हैं। देखो वेटेज की अगर बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो भारत का सामान्य अध्ययन है सर, ये भारत के समान अध्ययन की कहानी है, और भारत छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन, ये तो पूरा आपको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी आएगा ये, गणित और रीजनिंग भी आने वाला है उसमें। अब सिंपल सी कहानी है, कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा भी आने वाला है। कंप्यूटर बस किसमें नहीं आएगा, मुख्य परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भारत के समान अध्ययन में एक आध दो प्रश्न दे, लेकिन उसको आपको पूरा देखने को वहां नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मतलब ये जो बात करते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये यहां तक के जो पूरा पॉइंट है सर, 6 पॉइंट, ये तो पूरा एजीटीस आपको कहां पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में पढ़ना ही पढ़ना है। और वही मुख्य परीक्षा में जो पढ़ोगे सर, वो तो पहले पढ़ लो कहां, प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो मजबूत कर लिए, उसके बाद कोई आगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बताओ जी, ऑनलाइन वाले हो, कोई डाउट है बताओ, कोई गौटिया हो, सिलेबस में कोई डाउट है बता दो, कहीं और कोई डाउट है बता दो। 5 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा का, लेकिन वो 5 पेपर में 2 पेपर जो है आपका काम करनी है, वो एक अंकुल चिन्ह वाला है और एक कौन सा है आपका, साइबर क्राइम वाला, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से ग्रेजुएशन करना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको है नहीं एलिजिबल मान लो। और ये जो बैच है वो केवल कितने बैच के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए है, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर और सूबेदार, ये 4 पद के लिए बस ये बैच है सर। इसमें मुख्य परीक्षा के 3 पेपर कौन कौन से, भाषा, समान अध्ययन और एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 3 पेपर के लिए तैयारी करवाया जाएगा, और प्रारंभिक परीक्षा का पूरा तैयारी होगा। वो 2 पेपर का हमारे यहाँ उसकी क्लास नहीं लगती है, जब भविष्य में लगेगा तो बता दिया जाएगा सर, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये भी जान लो, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर जो होते हैं 2-2 घंटे के होते हैं, भाषा और किसका, एप्टीट्यूड टेस्ट का। और भारत के जो समान अध्ययन वाला पेपर हो कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। सर शायद कोर्स का फीस, शायद बोल रहा हूं ना मैं, 7,000 और 8,000 होगा,
शायद, है ना। हाँ 7,000 और 8,000 है। ऑनलाइन लोगे तो 7,000 है शायद, और ऑफलाइन लेने पर 8,000 है सर। ठीक, एक बार आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं नंबर दे देता, नंबर होगा आपके पास या उसमें लिखा होगा सर, नंबर दे देता हूँ, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फीस के बारे में उतनी जानकारी मुझे नहीं है, उतना है लगभग। नंबर दे देता हूँ सर, ये नंबर है, उसमें कर सकते हैं आप, जानकारी मिल जाएगा आपको। 9617702861। ठीक है जी, गजेंद्र नाम जी। चलिए देखो सर, भारत का संविधान की कहानी में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। भारत का संविधान आप सिलेबस जानते हैं, इसलिए मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं सर। भारत का संविधान का चर्चा कर रहा हूं मैं सिर्फ। भारत का संविधान का सिलेबस, भारत के जो संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान कुछ है नहीं सर। ध्यान रखना, जो भारत का संविधान है ये केवल एक पुस्तक है सर। क्या है? केवल एक पुस्तक है, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, किताब कह सकता हूं। एक किताब है या एक क्या है, ये पुस्तक है सर। हाँ मैथ से क्लास होगा सर, लेकिन अब ये जो बैच क्लासेस चालू हुई है, क्या क्या हुई है सर? छत्तीसगढ़, इंडियन हिस्ट्री और भारतीय संविधान, इसमें से कोई सब्जेक्ट खत्म होगा तब होगा, या तो आपके क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाया जाएगा बाद में। अभी 3 घंटे की जगह 4 घंटा किया जाएगा। फिर 11:30 से जो 12 बजे खत्म होता है, वो 12 से कब खत्म होगा, 1, या तो सुबह 8 से 9 लगेगा सर। जब भी लगेगा तो 1 घंटा क्लास बढ़ा के मैथ्स या रीजनिंग लगाया जाएगा। अभी जो चल रही है वो ऐसी कंटिन्यू चलेगी। ठीक, ड्यूरेशन बढ़ सकता है। जो अभी 9 से 12 है वो क्लास कितना हो सकता है, 8 से 9 भी हो सकता है, या 12 से 1 भी हो सकता है। तो उसमें 4 क्लास लग सकता है आपका। ठीक है जी, आरती जी लगेगा मैथ्स क्लास। और अभी पेपर ऊपर है नहीं, तो अभी टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ो जी, जब आएगा तो देखेंगे। जब अचानक से पेपर आ गया तो ड्यूरेशन बढ़ा के जल्दी जल्दी करवा लेंगे कंप्लीट। भारत का संविधान की कहानी की अगर बात करते हैं तो भारत का संविधान एक प्रकार का क्या है सर, किताब है। कैसा किताब है सर? तो एक नियम और कानून का किताब है सर। नियम और कानून का किताब है। नियम और कानून का क्या है, किताब है। ये इसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं, किस लिए लिखे गए हैं, तो देश की व्यवस्था को संचालित करने हेतु, देश की व्यवस्था को संचालित करने हेतु, देश की व्यवस्था को संचालित करने हेतु, याद रखना, देश की जो व्यवस्था है सर उसको संचालित करने के लिए क्या लिखा गया, बनाया गया है, एक किताब बनाया गया है। उस किताब का नाम क्या है सर, भारत का संविधान। ध्यान रखना, उस किताब का नाम क्या है, भारत का संविधान है। और भारत के संविधान की जब बात करते हैं इस किताब में, तो इस किताब में क्या क्या है सर, इस किताब में है भाग, मतलब जो अध्याय कहते हैं उसको क्या कहा गया है, यहाँ भाग कहा गया है। और भागों की संख्या कितनी है सर, 22 है। इसी किताब में दूसरा चीज है सर अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुच्छेद की संख्या कितनी है सर, 395 है। और इसी किताब में अगर बात करते हैं सर, तो इसी किताब में है अनुसूची, और अनुसूची की संख्या कितनी है गौटिया, 12। कितने अनुसूची है वर्तमान में, 12 है सर। और इसी संविधान की जब बात करते हैं तो एक चीज और है इसमें सर, प्रस्तावना, प्रियम्बल कहते हैं, उसकी कहानी पढ़ेंगे सर। क्योंकि जब संविधान बना तो उस समय प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, बाद में इसको संविधान का हिस्सा माना गया है, तो उसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये जो भाग है सर, भागों की संख्या कितनी है, 22, अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 395, और अनुसूची की संख्या कितनी है, 12, और ये है आपका सर कौन सा, प्रस्तावना। अगर बात करते हैं प्रियम्बल की कहानी का, तो प्रियम्बल, ये जो प्रस्तावना है सर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक तो इसको अच्छे से पढ़ना ही है हमें, कौन सा, प्रस्तावना को। इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रियम्बल भी कहा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं गौटिया, क्या कहते हैं, प्रस्तावना। तो इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है किससे, प्रस्तावना से। दूसरा अगर बात करते हैं जो भाग हैं सर, भाग से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि भाग के अंदर ही क्या है, हर भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। हर भाग के अंदर क्या है, अनुच्छेद है। तो हर भाग के अंदर जो अनुच्छेद है उससे प्रश्न बनते हैं पूरे। तो कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है, तो भाग 1 की कहानी है, भाग 3 की कहानी है, भाग 5 की कहानी है, भाग 6 की कहानी है, भाग 15 की कहानी है, और भाग 18 की कहानी है।
ये प्रीलिम्स का बता रहा हूं मैं आपको। प्रीलिम्स में यहां से, ये जो प्रीलिम्स है सर, आपकी प्रारंभिक परीक्षा, यहां से प्रश्न बनते ही बनेंगे। जैसे मान लो 8 प्रश्न आया है तो 6 प्रश्न इन्हीं से आएगा, बस 2 प्रश्न इधर उधर से आ सकता है, 6 प्रश्न यहां से आएगा, एक आध प्रश्न यहां से आएगा, एक आध प्रश्न कुछ अलग से आ जाएगा। मतलब जो पूरे भाग हैं उसमें से प्रश्नों बनने की जो संभावना है इसी से होती है, भाग 1 से, भाग 3 से, भाग 5 से, भाग 6 से, भाग 15 से और भाग 18 से, इसी से पूरे प्रश्न बनने की संभावना होती है। और मुख्य परीक्षा में थोड़ा चल देते हैं तो यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मुख्य परीक्षा में अलग से लिख दिया गया है सर, भाग 11 और 12 यहां से प्रश्न भी हम बनाएंगे, ये बता दिया गया है पहले से। तो ये तो यहां से मुख्य परीक्षा में आएगा ही आएगा, और इसके साथ किससे प्रश्न पूछे जाएंगे बताया गया, 11 और 12 से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कहां कहां से बनते हैं संविधान में। पूरे 22 भाग से प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती है सर, जो मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं उसकी कहानी है। जैसे हम बात करते हैं तो पूरे 22 भाग हैं, उसमें से भाग 1, भाग 3, भाग 5, भाग 4, भाग 6, भाग 15, भाग 16 की कहानी है। अब इसी में और एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनने की संभावना बनती है वो होता है एक भाग 4 का, और एक होता है सर भाग 4 का क भी है। ये सब क्या होता है कैसे होता है मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं अभी। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, भाग 4 और भाग 4 का के भी प्रश्न बनने की इसमें संभावना बनी रहती है थोड़ा बहुत। भाग 4 के का और भाग 4 का उतना वेटेज उतना नहीं है, लेकिन संभावना बनती है, एक आध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन इतने जो भाग है ना सर, ये पूरे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1, 3, 5, 6, 15, 18, 11, 12, 4 और 4 का पढ़ेंगे पूरा, लेकिन जो आपको पूरा रट डालना है वो ये भाग है जिससे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इतना अगर रट लिया आप तो 8 या 9 प्रश्न आता है सर, तो 6 से लेकर 7 प्रश्न आपको इसी से दिखेंगे, यहीं से दिखेंगे पूरे, यहीं से जितना लिख दिया गया है उसी से आपको दिखेगा कितने प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न। हो सकता है 2-3 प्रश्न इधर उधर से दिखे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आपको कहां से दिखेंगे, यहीं से दिखेंगे। जो प्रस्तावना है, भाग है, उसकी कहानी बता रहा हूं मैं। ठीक, क्योंकि ना याद रखना, हर भाग के अंदर अगर बात करते हैं तो हर भाग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। हर भाग के अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, अनुच्छेद। तो पूरे 22 भाग के अंदर कितने अनुच्छेद पढ़ लेंगे हम, 395 अनुच्छेद। लेकिन अनुसूची की कहानी थोड़ी अलग है सर। कुछ अनुच्छेद के अंदर किसको पढ़ेंगे, कुछ के अंदर, सब के अंदर नहीं सर, कुछ अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद के अंदर किसको पढ़ा जाएगा, अनुसूची को पढ़ा जाएगा। किसको पढ़ा जाएगा, अनुसूची को। मतलब हर भाग की व्याख्या कौन करता है, अनुच्छेद, और कुछ अनुच्छेद की व्याख्या कौन करेगा, अनुसूची करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी कहानी में बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना कि किससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। एक क्या है, प्रस्तावना। और भागों में अगर बात करते हैं तो ये भाग क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सर। ठीक, ठीक है नोनी हो, आरती जी, गजेंद्र जी। बताना थोड़ा स्पीड होगा तो बता देना, क्योंकि मैं, अभी तो आप लोग नए नए हो जी। स्पीड होगा तो भी बता देना, स्लो होगा तो भी बता देना, मैनेज करेंगे फिर। हम्म, हाँ ठीक है, अभी नहीं है स्पीड तो बताना लेकिन। चलिए आगे बढ़े। बढ़ेंगे उनकी अफवाह को। हाँ तो कर लो कर लो।
चलो थोड़ा बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी संविधान को, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होगे, शब्दों में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो पहले मैं 2-4 दिन से केवल शब्द के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक, तो देखो सर, एक शब्द है जिसको कहते हैं पॉलिटी शब्द, एक होता है पॉलिटी, दूसरा होता है जिसको कहते हैं सर पॉलिटिकल साइंस, ये दूसरा शब्द है। तीसरा शब्द होता है सर जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स, और चौथा शब्द है सर जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 शब्द है गौटिया। पॉलिटी को कहा जाता है राज्य व्यवस्था, हिंदी में इसको कहा जाता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान की कहानी है। वहीं पॉलिटिक्स का मतलब होता है सर राजनीति, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ये 4 शब्द हैं गौटिया, एक है आपका पॉलिटी, दूसरा है आपका पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है सर पॉलिटिक्स, और चौथा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करते हैं तो ये 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द आपको कहीं सुनने को, देखने को या पढ़ने को मिलता होगा सर, चाहे न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, ये आपको 4 शब्द आपके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ठीक, ये 4 शब्द में अगर बात करते हैं तो ये 4 शब्द देख रहे हैं सर, पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या, संविधान। इन 4 शब्द में अगर बात करते हैं सर, तो ये जो 3 शब्द हैं पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स की कहानी, तो इस 3 शब्द में सर एक छोटा सा शब्द आपको कॉमन दिख रहा होगा। ये 3 शब्द में से एक छोटा सा शब्द आपको क्या दिख रहा है सर, कॉमन दिख रहा है, और वो शब्द बना है सर, अगर बात करते हैं तो वो शब्द किससे बना है, पॉली शब्द मिलकर बना है। ये तीनों शब्द में से छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है, वो कौन शब्द किससे मिलकर बना है, पॉली। ये तीनों में से एक छोटा शब्द कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों शब्द ये छोटा शब्द से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, और वो छोटा शब्द कौन सा है, पॉली शब्द है सर। और ये पॉली शब्द किससे बना है, तो ये पॉली शब्द बना है गौटिया पॉलिश शब्द से, याद रखना किससे बना है, पॉलिश शब्द से। और ये पॉलिश शब्द आया कहां से है सर, तो ये पॉलिश शब्द आया है सर यूनान से आया है, यूनानी भाषा का शब्द है। और पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है गौटिया, तो इसका मतलब होता है शहर राज्य, या इसी को क्या कहा जाता है, नगर राज्य कहते हैं। शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से जानते हैं, या एक शब्द में कहूं सर तो इसको क्या कहते हैं आप, राज्य कहते हैं। पॉलिश शब्द का मतलब क्या होगा, शहर राज्य या नगर राज्य, या एक शब्द में कहूं तो ये क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये 4 शब्द थे, 4 शब्द में से 3 शब्द में से एक छोटा शब्द है सर, जिस शब्द है कौन सा, पॉली शब्द, जो मैं तीनों में से कॉमन निकाला हूं। और उस कॉमन शब्द बना किससे है, तो कॉमन शब्द बना है सर किससे, पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द आया कहां से है गौटिया, यूनान से। और बात करते हैं तो इस पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है, शहर राज्य या नगर राज्य होता है, या एक शब्द में कहूं तो उसको क्या कहा जाएगा, राज्य कहा जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले चीज तो हमें यह जानना पड़ेगा कि राज्य किसको कहते हैं, राज्य किसको कहा जाता है, इसको पहले जानना है सर। अगर मैं राज्य किसको कहता है जान लिया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि पॉलिश या पॉली शब्द का मतलब क्या होता है, राज्य। तो राज्य का मतलब मुझे पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये पॉलिटी शब्द में पॉली का मतलब तो मुझे क्या हो गया, पता चल गया। जैसे सिंपल सी कहानी है सर, मुझे अगर कहां जाना है, बिलासपुर जाना है, और सिंगा तक चल दिया हूं तो मैं बिलासपुर पहुंच ही जाऊंगा। आधा रास्ता मैंने क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। लेकिन बिलासपुर जाना है और कुम्हारी साइड चल दिया तो फिर दिक्कत होगा मुझे, या अभनपुर चल दिया मैं तो दिक्कत होगा मुझे। तो वही बात है, अगर ये 3 शब्द में से मैं छोटा शब्द का मतलब पता कर लूंगा तो आप पूरे शब्द का मतलब पता करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करना है कि राज्य किसको कहा जाता है। अब राज्य को जानने के लिए सर एक चीज आप ध्यान रखना गौटिया, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करता था। आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि पृथ्वी कैसा हुआ करता था, आग का गोला। बोलते हैं भैया बहुत आग जलता था, भग 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 भग। अब जब आग जलता था तो वहां से भाप निकलती थी, जब भाप निकलती थी तो बहुत साल लगे, करोड़ों अरबों साल लगा, और वही भाप के माध्यम से देश में विश्व में किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का। और जैसे वायुमंडल का निर्माण हुआ सर, उसके बाद धीरे 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 वर्षा होना प्रारंभ हुई,
पानी गिरना प्रारंभ हुआ और बहुत दिनों तक पानी गिरा। ऐसे गिरते गिरते अरब साल निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, ये पृथ्वी ठंडा हुआ और पृथ्वी इतना ठंडा हो गया कि पृथ्वी के 70% में क्या भर गया, पानी, और 30% में भूभाग बच गया। ये है सर, कहानी है ये, या रिसर्च किया गया उनके द्वारा, लोगों के द्वारा बताया गया एक चीज है कि ऐसे पहले आग का गोला था, धीरे धीरे ऐसे वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद इतना पानी गिरा कि भैया 70% में पानी भर चुका है और 30% में कौन निवास करते हैं, हम लोग निवास करते हैं। तो यही पृथ्वी में जो पहला कंपोनेंट है सर, जो आया होगा, जो बोल सकता है, समझ सकता है या सुन सकता है, जो दिमाग लगा सकता था, वो पहला कंपोनेंट पृथ्वी में आया होगा। वो पहला कंपोनेंट क्या था आपका, जनसंख्या। पहला कंपोनेंट क्या था आपका, जनसंख्या। जो बोल सकता है, समझ सकता है या सुन सकता है, वो पहला कंपोनेंट क्या था क्योंकि हमारे देश में, विश्व में, वो था क्या आपका, जनसंख्या। अब जनसंख्या में सर पहली अंडा आया कि मुर्गी आया, बात की बात है, लेकिन आया कौन, जनसंख्या आया। अब जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगी सर, बढ़ी होगी। 1 से 2 हुए होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है ना, वैसे वैसे विचारधारा भी बदलते हैं। जैसे आप लोग, घर की बात है सर, घर में क्या होता है, आप लोग 20 लोग रहते हो तो 20 लोगों की सोच क्या है, अलग अलग है। 5 लोग रहते हो, 5 लोग की सोच क्या है, अलग अलग है। वैसे जब जनसंख्या बढ़ी होगी ना, तो जनसंख्या के विचारधारा बदले होंगे। जब जनसंख्या विचारधारा बदले तो इन जनसंख्या ने डिसाइड किया कि आप एक विचारधारा साइड वाले लोग एक साइड रह लो और एक विचारधारा वाले लोग एक साइड रह लो सर। ऐसी विचारधारा बदले होंगे तो ऐसे देशों का निर्माण हुआ होगा ना। उसके बाद यही जो जनसंख्या है गौटिया, ये जो जनसंख्या है, एक ही क्षेत्र में निवास कर रहे हैं लेकिन एक ही विचारधारा के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्षेत्र में इन लोग निवास कर रहे हैं, ये भी कितनी विचारधारा के हैं, एक ही विचारधारा के हैं। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले और इस क्षेत्र में रहने वाले जो भी जनसंख्या है, वो पूर्णतः सर अगर बात करते हैं तो इन्होंने अपने बीच में भूभाग का क्या कर लिया है, बंटवारा कर लिया सर। दूसरा चीज हमारे विश्व में क्या हुआ होगा, भूभाग का बंटवारा। एक विचारधारा वाले लोग एक साइड हो गए और एक विचारधारा वाले लोग एक साइड हो गए। ये जनसंख्या ने अपने विचारधारा के साथ एक भूभाग ले लिया और इस जनसंख्या ने अपने विचारधारा के साथ एक भूभाग ले लिया। पहला कंपोनेंट आया क्या, जनसंख्या। दूसरा क्या हुआ वहां, भूभाग का बंटवारा। तीसरा चीज सर, यहां जो जनसंख्या निवास कर रही है गौटिया, उनकी विचारधारा तो एक है लेकिन सब स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र है मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मर्जी वो कर रहे हैं। आज किसी को मार रहे हैं, कल किसी काट दे रहे हैं, लड़ाई हो रहा है तो सीधा मारपीट हो जा रहे हैं, कोई किसी का किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो यही जनसंख्या ने कहा कि भैया ऐसे में तो हमारे क्षेत्र की व्यवस्था चल नहीं सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियंत्रण। तो अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए यही जनसंख्या ने एक तीसरा संस्था का निर्माण किया। वो कौन सा था सर, आपका सरकार। ये बोला गया कि आप लोग मिलकर हमारे ऊपर क्या करोगे, नियंत्रण करोगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित से यहां जीवन यापन कर सकते हैं। और तीसरे एक संस्था बना दी गई, उसको क्या कहा गया, सरकार। आप खुद सोचो, आपके ऊपर कौन है, सरकार है ना। आज सरकार नहीं रहता आप नियंत्रित रहते क्या, पूरा नियंत्रण कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। अब सरकार ने कहा कि मुझे, आपने तो अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए बना लिया है, वहां तक तो ठीक है सर, लेकिन मुझे कोई ना कोई आपको क्या देना पड़ेगा, शक्ति। जब तक मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं होगा तब मैं आपके ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकता हूं। जैसे मैं कहने का, मैं बोल दिया कि मेरे पापा मेरे घर के क्या हैं, मुखिया हैं, लेकिन मैं कुछ भी काम कर रहा हूं अपने मर्जी से कर दे रहा हूं। मुझे कुछ लेना है, गाड़ी लेना है, मैं चुपचाप लेके सीधा घर के सामने खड़ा कर दिया, तो ये कहने का मुखिया हुआ। मुझे मुखिया बनाया हूं तो कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, उनको शक्ति देना पड़ेगा। तो वही जनसंख्या के सामने सरकार ये पक्ष रखता है, मुझे तो मुखिया बना दिया आपने, तो मेरे लिए कुछ शक्ति होना चाहिए जिसके बदौलत आपके ऊपर मैं क्या कर सकूं, नियंत्रण। तो इन्हीं जनसंख्या ने सरकार को एक चीज दिया सर, उसको कहा गया संप्रभु। इतनी शक्ति दे दी कि वो अपने देश के अंदर और देश के बाहर निर्णय लेने में क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। संप्रभु का मतलब होता है देश के आंतरिक और देश के बाहर वाले निर्णय लेने में जो भी व्यक्ति या संस्था स्वतंत्र होते हैं, उसको कौन सा व्यक्ति कहा जाता है, संप्रभु व्यक्ति या संप्रभु देश कहते हैं। जिसको अपने देश के अंदर और देश के बाहर निर्णय लेने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको सबको क्या कहा जाता है सर, संप्रभु देश या संप्रभु व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। पहला चीज, इस विश्व में पहला जो कंपोनेंट आया वो क्या था, जनसंख्या। दूसरा जो आया वो क्या था, भूभाग। तीसरा जो तत्व आया क्या है सर, सरकार। और चौथा जो आया वो क्या है,
संप्रभु। इस पृथ्वी में ऐसा कंपोनेंट जो बोल सकता था, समझ सकता था, वो जनसंख्या था। फिर दूसरा आया भूभाग, तीसरा आया सरकार, और चौथा कौन आया? संप्रभु। याद रखना ये चार तत्व, पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व और ये चौथा तत्व, ये चार तत्व जिस जगह में पाए जाएंगे गौटिया, वो सब जगह किस नाम से जाने जाते हैं? राज्य के नाम से जाना जाता है। ये चार तत्व का होना आवश्यक है। ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? राज्य के नाम से जाना जाता है। मान लो इस रूम के अंदर भी कितने तत्व पाए गए? चार तत्व। तो ये चार तत्व पाए जाने की वजह से ये रूम भी क्या कहलाने लग जाएगा? राज्य कहलाने लग जाएगा। याद रखना राज्य के कितने तत्व होते हैं? चार तत्व। एक कौन सा? जनसंख्या, दूसरा सरकार, भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा क्या होता है? संप्रभु। ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वहां की उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा सर? राज्य कहलाएगा। चार तत्वों का होना आवश्यक है। जिस जगह में चार तत्व पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य के नाम से जाना जाएगा। याद रखना पहले तो माइंड से निकाल दो सर कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य होते हैं क्या? भारत भी एक प्रकार का क्या है? राज्य है, क्योंकि भारत का में भी कितने तत्व हैं? चार तत्व। भारत का अपना एक जनसंख्या है, भारत का अपना एक भूभाग है, भारत की अपनी एक सरकार है, और सरकार क्या है? संप्रभु है। अगर नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला करना है, क्या चाइना से पूछेगा क्या? ये बाह्य मामला हो गया उसका। देश के अंदर कुछ करना है तो अमेरिका से पूछ के करेगा क्या? अपने मर्जी से कर सकता है। तो चार तत्व जहां होते हैं सर, कितने तत्व? चार तत्व जहां होते हैं वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? राज्य के नाम से जाना जाता है। और राज्य के कितने तत्व होते हैं? चार तत्व होते हैं गौटिया। कितने तत्व होते हैं? चार तत्व। तो हमेशा याद रखना, मैं आधा रात को अगर फोन करके आपसे पूछूं कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो कितने तत्व? चार तत्व। पचर्रा पड़ गया है क्वेश्चन कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? चार तत्व। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा क्या है? संप्रभु। तो याद रखना ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? राज्य के नाम से। बताओ जी, कोई डाउट है तो? ऑनलाइन वाले हो? थोड़ा आप लोग भी एक्टिव रहोगे तब काम चलेगा गौटिया, ऐसे में काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन वाले भी एक्टिव रहोगे ना तब काम चलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े थोड़ा। चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं चार शब्द लिखा था सर। चार शब्द में अगर बात करते हैं, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? राजनीति विज्ञान। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। ये चार शब्द थे सर। इसमें से चार शब्द में से, तीन शब्दों में से एक छोटा सा शब्द कॉमन निकाले थे। उस शब्द कौन सा है? पॉली। बना किससे है सर? वो पॉली शब्द से। और पॉली शब्द का मतलब क्या होता है? शहर राज्य या नगर राज्य। इसी को एक शब्द में क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। राज्य क्या होता है सर? तो मैं आपको बताया, राज्य उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? चार तत्व। एक जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। ये चार तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे सर वो सब जगह क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। याद रखना, अगर बात करते हैं तो हम राज्य किसको कह रहे हैं सर? राज्य कह रहे हैं एक क्षेत्र को। किसको कह रहे हैं? ये क्षेत्र को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ कितने तत्व पाए जाते हैं? चार तत्व। ठीक है, कितने तत्व पाए जाते हैं? चार तत्व। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? राज्य। अब ये क्षेत्र छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेपाल भी अपने आप में क्या है? राज्य है। भूटान भी अपने आप में क्या है? राज्य है। भारत भी अपने आप में क्या है? राज्य है। और रसिया भी अपने आप में क्या है? राज्य है। अब मैं सब उदाहरण दे दिया आपको, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे मध्यम वर्ग, मध्यम क्षेत्र वाला। भारत मध्यम है, रसिया सबसे बड़ा, नेपाल छोटा, भूटान छोटा। तो वो भी सब क्या है? राज्य है। बस राज्य होने के लिए कितने तत्व चाहिए आपको? चार तत्व। अब राज्य किसको कहे हैं हम? जहां एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व पाए गए? चार तत्व। उसको हमने क्या कहा है सर? राज्य कहा है। उसको हमने क्या कहा है? राज्य। याद रखना, इसी क्षेत्र की अब हमें क्या चलानी है? व्यवस्था।
ये देश है हमारा देश भारत, उसी की हमने क्या चलानी है, व्यवस्था चला रहे हैं। और किसी क्षेत्र की व्यवस्था चलाना, इसको हमने क्या कहा है, राज्य। और इसी राज्य की व्यवस्था चलाना क्या कहलाता है सर, पॉलिटी या राज्य व्यवस्था कहलाता है। जिस क्षेत्र को हमने क्या कहा है, राज्य, अब उसी राज्य की हमें क्या चलानी है, व्यवस्था। और वही व्यवस्था कैसे चल रही है उसको हम कहां पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। जहां 4 तत्व होंगे वो क्या कहलाएगा, वो क्षेत्र, राज्य। और उसी क्षेत्र की हमें क्या चलानी है अब, व्यवस्था, मतलब उस राज्य की क्या चलानी है, व्यवस्था। तो उसी राज्य की व्यवस्था कैसी चल रही है सर, उसको हम लोग कहां पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं सर। कहां पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उसी को हम कहां पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में। याद रखना सर, व्यवस्था ना कई प्रकार का होता है। आप विश्व में कई प्रकार की व्यवस्था देखेंगे सर। धर्मतंत्र वाली व्यवस्था है, राजतंत्र वाली व्यवस्था है, गणतंत्र वाली व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र वाली व्यवस्था है, कुलीन तंत्र। मतलब व्यवस्थाएं कई प्रकार का है गौटिया, कई प्रकार का व्यवस्था। अब सिंपल से देखो, घर में आपको फ्रिज लेना है तो फ्रिज की कंपनी कई है ना, सब फ्रिज को नहीं ले सकते। तो हर राज्य में कोई एक ही व्यवस्था होगा, हर व्यवस्थित नहीं हो सकता। जैसे भारत को व्यवस्थित करना है तो कोई एक ही नियम कानून होंगे ना, अलग अलग व्यवस्था के आधार पर नियम कानून नहीं होंगे। जैसे हमें फ्रिज लेना है, ओनिडा की भी है, एलजी की भी है, सैमसंग का, सभी खरीद तो थोड़ी ला लेते हैं, जो बेस्ट लगता है उसको ला के अपना घर में यूज करते हैं। वैसे ही हर देश का व्यवस्था अलग अलग आधार पर निर्धारित है, क्योंकि व्यवस्था के कई प्रकार है। कोई देश धर्मतंत्र में चल रहा है, कोई देश राजतंत्र में, कोई देश लोकतंत्र में, कोई देश कुलीन तंत्र में चल ही रहा है सर। अब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का जब अध्ययन किया जाता है, केवल अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान। सुने होंगे कोई पॉलिटिकल साइंस में क्या कर रहा है, एमए, तो वो क्या कर रहा है, विश्व में जितनी भी व्यवस्था है ना उसका क्या करता है, केवल अध्ययन। किसके लाभ हैं, किसके हानि है, किसका क्या महत्व है, किसकी अपनी एक विशेषता है, उसका केवल और केवल क्या करता है, वो अध्ययन करता है। और अध्ययन मात्र का विषय होता है कौन सा, आपका राजनीति विज्ञान। एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र है को हमने क्या कहा है, राज्य। क्यों कहा है राज्य, क्योंकि उसमें कितने तत्व हैं, 4 तत्व। उसी राज्य की व्यवस्था कैसी चलाई जानी है वो कहां पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था में। और ध्यान रखना, व्यवस्थाएं कई प्रकार का है गौटिया, उस व्यवस्थाओं को केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। जब राजनीति विज्ञान का विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है सर, राजनीति विज्ञान का विस्तार किसके ऊपर हो जाता है, लोगों के ऊपर। जब राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन लोगों के ऊपर हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, राजनीति कहते हैं। मान लो कोई एमए कर लिया पॉलिटिकल साइंस में, पढ़ लिख के समझ गया कि हमारे देश की क्या व्यवस्था है और कौन सी व्यवस्था के आधार पर हमारे देश की व्यवस्था चल रही है, ऐसी कौन कौन सी व्यवस्था है, सब चीज समझ गया और आपका सेवक बनना चाहता है, तो वो जो सेवक बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है। क्या कहते हैं, राजनीति। आप देखे होंगे ना, गांव में कोई यंग लड़का है, कुछ बोलने लग गया राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, तो आप ही लोग बोल देते हो राजनीति कर रहा है। वो विस्तार हो रहा है उसका ऊपर, क्या हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। किसका विस्तार होता है, राजनीति विज्ञान का। जब लोगों के ऊपर राजनीति विज्ञान का विस्तार हो सर, तो उसको क्या कहा जाता है, राजनीति कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्षेत्र है सर जिसमें कितने तत्व पाए गए, 4 तत्व, उसको हमने क्या कहा है, राज्य। उस राज्य की व्यवस्था कैसे चलाई जानी है वो कहां पढ़ेंगे, पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में। व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की है गौटिया, उन व्यवस्थाओं का केवल क्या करना, अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान का विस्तार जब लोगों के ऊपर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सर। दूसरी चीज इसी में थोड़ा ध्यान रखना सर, व्यवस्था की जब बात करते हैं तो जो ये व्यवस्था है गौटिया, व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है सर, नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको किसी चीज की व्यवस्था चलानी है तो उसके लिए नियम और कानून चाहिए ही चाहिए। आपकी घर की भी एक व्यवस्था होगी सर, सुबह 7 बजे उठ जाना है, 9 बजे तक चाय मिलेगा, 10 बजे नाश्ता मिलेगा, 2 बजे खाना मिलेगा, शाम का नाश्ता आपको 4-5 बजे मिलेगा, 9 बजे रात को घर आ जाना है और 10 बजे तक खाना खा के सो जाना है। ये आपकी घर की व्यवस्था है। कोचिंग की व्यवस्था भी ऐसी होगी, सुबह 7:30 बजे कोचिंग खुलेगा, 10:30 तक पहला बैच चलेगा, दूसरा बैच 11 से 2 चलेगा, तीसरा बैच 5:30 से 8:30 चलेगा। ये कोचिंग की व्यवस्था है। हर व्यवस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए, नियम और
कानून चाहिए। बिना नियम और कानून के किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। हर चीज की व्यवस्था अगर आपको चलानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नियम और कानून चाहिए। और हमें तो किसकी व्यवस्था चलानी है, देश की या राज्य की। तो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए भी नियम और कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो जो हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून का एक किताब है सर, उस किताब का नाम ही क्या है, संविधान। कुछ अलग नहीं है। हमारे देश है, देश को हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। और इसी देश की व्यवस्था कैसे चलाई जानी है उसके लिए हमने क्या बनाया है, किताब बनाया है, नियम और कानून का एक किताब बनाया गया है। उस नियम और कानून के किताब को किस नाम से जाना जाता है, संविधान के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून का एक किताब है सर, जिसमें नए नियम और कानून लिखे हुए हैं हमारे देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, वो नियम और कानून का जो किताब है उसको किस नाम से जानते हैं गौठिया, संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान कुछ नहीं है, संविधान केवल और केवल नियम और कानून का एक पुस्तक है जो हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया है। और उसी को हमें क्या करना है सर, पढ़ना है कि कौन सा नियम और कानून है जिससे देश की व्यवस्था पूरी संचालित होती है। क्योंकि संविधान का महत्व आपके जीवन काल में हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक नियम और कानून का ऐसा पुस्तक है जिसके बदौलत आप आज यहाँ बैठे हैं या पूरे देश की व्यवस्था चल रही है। आज पुलिस है तो किसकी बदौलत है, संविधान के बदौलत। आप हैं तो किसके बदौलत है, संविधान के बदौलत। के जो नियम और कानून बना हुआ है सर, उसी के आधार पर पूरे देश की व्यवस्था क्या हो रही है, आज संचालित हो रही है। तो ध्यान रखना, किसी भी चीज की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून होते हैं, और वैसे ही हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के भी नियम और कानून है। और उस नियम और कानून का जो पुस्तक है, किताब है, उसको क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। क्या कहा गया है, संविधान। और इसी में हमारे देश की व्यवस्था को संचालित करने के नियम और कानून क्या हुए हैं सर, लिखे हुए हैं सर। ठीक, चलिए सर, ऑनलाइन वाले देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए सर, नहीं तो आज की कार्यक्रम यही होती है समाप्त। मिलेंगे अगले क्लास में और आगे पढ़ेंगे सर संविधान क्या है, कैसे है, कौन सा लिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, क्या होता है, क्यों होता है, उसकी कहानी पूरी चर्चा करेंगे सर। बताओ जी, आरती जी, एचपी मरकाम जी, पिसाडू मरकाम जी, बताओ यार, कोई डाउट है तो। नहीं है तो आज का कार्यक्रम यही क्या करते हैं, समाप्त। मिलते हैं कब, कल। तब तक के लिए धन्यवाद।